हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आई विल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिसमें एक पीटी का फुल डेडिकेटेड पीटी टेस्ट सीरीज़ है जो पीटी 2021 एज वेल एज 2022 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, इकोनॉमी के हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डल चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल पर जाकर उन सारे क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप वो देखिए। हमारा इकोनॉमी का टेस्ट भी डल रहे हैं और लगभग कंप्लीट पर है। इसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट्स भी उठाएंगे। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल से बहुत फ़ायदा उठाइए। हम लोग ने पॉलिटी के 4 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग गवर्नेंस के पूरे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज गवर्नेंस। इसमें टोटल 37 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। Once issued, आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। अब देखिए, सबसे पहला चीज़ देखते हैं, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। ये सवाल क्यों आया? सबसे पहली बात, सबसे मन में बेसिक चीज़ आनी चाहिए कि ये सवाल आया क्यों। ये सवाल इसलिए आया क्योंकि करंट अफेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चल रहा था जो था आधार बिल। आधार बिल जो था उसमें राइट टू प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और राइट टू प्राइवेसी जो है कि आपकी जो प्राइवेसी है उसका भी आप एक फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, इस पर बहुत बड़ा बवाल चल रहा था कि आधार बिल जो थे, वो आधार कार्ड जो था वो हमारी राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रही है। ठीक है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस दिए थे, जिसमें से एक डिसीजन उसी में से एक डिसीजन ये भी था कि आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं मान सकते हैं। ठीक है, आप इलेक्शन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, इन सबको आप प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मान सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड को नहीं मान सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। अब सवाल आता है कि ये आपके बेसिक चीज़ों में, बेसिक समझ में आप समझिए, एकदम बेसिक, कि आप कॉमन सर्विस सेंटर्स जाते हैं, वहाँ पर आप या फिर साइबर कैफ़े, कॉमन सर्विस सेंटर नहीं तो साइबर कैफ़ेज़ तो जाते होंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे आधार का आप नंबर चेंज कर सकते हैं, आधार का कुछ बायोमेट्रिक्स चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें साइबर कैफ़े में होती है। और ये सब चीज़ें जब साइबर कैफ़े में होती है तो इसका मतलब ये है कि आधार कार्ड को आप ओमिट या फिर डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर कोई मर गया तो उसका आधार नंबर तो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बेनिफिशरीज बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2005 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1995। देखिए, ये एक बेसिक फैक्ट है और ये पता होना चाहिए। मतलब नहीं भी पता है तो चलिए इस फैक्ट को आप जान जाइए कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसने क्या किया था, बहुत सारे एक्ट्स को उन्होंने रिप्लेस किया था, जिसमें से एक एक्ट ये भी था कि द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1995, इसको इन्होंने रिप्लेस किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ FSSAI इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कौन कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो अटैच्ड है, स्टैट्यूटरी है, ऑटोनॉमस प्लस स्टैट्यूटरी है, या फिर कभी भी आपको मीन्स में हेल्थ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोविड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट प्ले करेगा इस बार के पीटी के लिए। और कोविड जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो देख रही है इस सब चीज़ों को, तो आप समझ रहे हैं। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इस बार का WHO का चेयरमैनशिप भी मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस बार के लिए नहीं, नॉट फॉर PT 2021, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर PT 2022। दोनों पीटीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सबसे पहले कौन है इसका मिनिस्टर, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर हर्षवर्धन है। ठीक है, उसके बाद इसमें अटैच्ड बॉडीज कौन कौन सी है, ये इंडिया ईयरबुक का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? इंडिया ईयरबुक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी अटैच्ड बॉडीज है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अटैच्ड बॉडीज। अटैच्ड बॉडीज इसमें कौन सी है? एक है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, DGHS, ये जो है ये एक अटैच बॉडी है। इसके अलावा कौन सी अटैच बॉडी है? इसके बाद आते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है यही PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंप्लीमेंट भी यही करती है। इसके बाद कौन सी एक और अटैच बॉडी है? CDSO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSO। ठीक है, CDSO ये जो है ये ड्रग्स जितने भी हमारे पैरासिटामोल या फिर जो भी मेडिसिन वैक्सीन ये सब निकलती है, ये सब जो है ये यहीं से निकलती है, मतलब इन सबसे अप्रूव होती है तभी ये निकल पाती है। ठीक है, ये सारे कौन सी बॉडीज़ हैं? अटैच्ड बॉडीज़ हैं। ठीक है, इसके बाद आती है स्टैट्यूटरी बॉडीज़। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन कौन सी है? जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में लगी हुई है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो स्टैट्यूट बुक्स में लिखा है, इसमें कौन कौन सी है? इसमें सबसे पहले आता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है ये नर्स वर्स को जितने भी वो रूल्स रेगुलेशंस नर्स के लिए बनते हैं वो ये बनाता है। ये एक अवार्ड भी देता है। कौन सा अवार्ड देता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद
एक और इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई। जो भी एमबीबीएस, एमडी, ये सब चीज़ की पढ़ाई करते हैं, वो उसकी जो सिलेबस है, उसका एग्जाम है, वो सब कौन कौन देखता है? वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है डॉक्टरी का वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही देखता है, ठीक है। इसके बाद एम्स, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बात समझ में आई, ठीक है। ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब आती है एक ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी कौन सी है? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जो है जितनी भी रिसर्च होती है, जैसे अभी कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी है भारत बायोटेक की, ठीक है, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन बनी है वो उसमें आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। उसके अलावा कौन सी एक और बॉडी आती है जो ऑटोनॉमस भी है और स्टैट्यूटरी भी है? वो कौन सी ऐसी बॉडी है? वो है एफएसएसएआई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ एफएसएसएआई इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विस। तो ये इसके अंदर थोड़ी आ रहा है, वो डीजीएचएस के अंदर थोड़ी आ रहा है, ये तो ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी खुद है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, पहला ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली, बात समझ में आई? अब मैं कुछ बात बता देता हूँ एफएसएसएआई के बारे में। एफएसएसएआई, इसकी कुछ इनिशिएटिव्स, इन सब के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। और इसमें एटलीस्ट, ये टोटल जो मेंबर्स है इसमें एटलीस्ट 1/3 जो परसेंट, मतलब 1/3 वुमेन्स होनी चाहिए इस बोर्ड में, ठीक है, 1/3 वुमेन्स होनी चाहिए। इसके बाद ये कुछ इनिशिएटिव्स भी करता है एफएसएसएआई। अब कौन कौन से इनिशिएटिव्स ये लागू किया है एफएसएसएआई ने? सबसे पहला इनिशिएटिव है हार्ट अटैक रिवाइंड, हार्ट अटैक रिवाइंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हार्ट अटैक को कम करने की बात की गई है। वो कैसे कम करेंगे? ट्रांस फैट को कम करेंगे, ट्रांस फैट को एलिमिनेट करेंगे 2022 तक, ठीक है। ये हम लोग, ये हमारा ये है मिशन है, ठीक है। उसके बाद आता है स्वस्थ भारत यात्रा, स्वस्थ भारत यात्रा, ठीक है। ये भी एफएसएसएआई ने शुरू की है, ठीक है। और इसमें क्या, इसमें कौन सा इनिशिएटिव आता है? ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव आता है, बात समझ में आई, ठीक है। ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव। अगर कभी हेल्थ से ऊपर क्वेश्चन आ गया मेंस में, तो आपको कुछ फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास, जैसे कि हेल्थ में हमारी गवर्नमेंट कितना % जीडीपी खर्च करती है? 0.3% जीडीपी खर्च करती है, ठीक है, ऑफ जीडीपी, ये यूनियन गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर हम स्टेट मिला दें तो यही परसेंट जो होता है वो 1.6 की तरफ चला जाता है, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है? हमें 2.5% ऑफ जीडीपी को अचीव करना है कि इतना % हमारे हेल्थ में जाना चाहिए। और डब्ल्यूएचओ रिकमेंड क्या करता है? डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है 5% तक का जीडीपी आपका जाना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 5%, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है। बात सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द India enacted the Geographical Indicator of Goods Act 1999 in order to comply with the obligations of। जब भी geographical indicates की बात होती है, GI की बात होती है, तो आपको ये बहुत ही पानी का सवाल है। पानी मतलब इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। ये जोग्राफिकल इंडिकेटर्स की जब भी बात होती है तो एक ही इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में ये बात होती है, वो है WTO। WTO जो है, अगर कभी भी इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स की बात होती है तो आपको एक चीज़ दिमाग में फटक से आना चाहिए कि ये WTO कौन कौन से रिपोर्ट्स जारी करता है, क्योंकि रिपोर्ट से सवाल बहुत सारे आते हैं। तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि WTO कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है। WTO एक रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, ठीक है। एक रिपोर्ट जारी करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, रिपोर्ट। इसके बाद जो रिपोर्ट जारी करता है वो एक जारी करता है इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एक जारी करता है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें WTO रिपोर्ट्स जारी करता है। इसके बाद WTO बना कैसे? WTO बना है 2 एग्रीमेंट्स के कारण। सबसे पहले उरुग्वे एग्रीमेंट, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था, उसके बाद सिंगापुर राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था, ठीक है। ये दोनों मिलके WTO बना है। WTO जो था सबसे पहले ये GATT था, ठीक है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। इसके बाद ये WTO बना है। इसके बाद और WTO में एक ट्रिप्स, जो WTO का है सबसे मेन जो काम है वो ट्रिप्स मिशन, मतलब ट्रिप्स की जो वो पैक्ट है उसको वो अप्लाई करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, GI है, ये सारी चीज़ें जो है वो WTO देखता है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट, अ पर्सन वुड रिक्वायर टू पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। RTE एक्ट में ऐसा कुछ लिखा है कि क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो टीचर, मतलब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे टीचर रख रहा है तो उसको जो टीचर की क्वालिफिकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, ऐसा कहीं लिखा है क्या RTE एक्ट में? नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अगर ऐसा लिख दे RTE एक्ट में तो हर स्टेट में जो एजुकेशन ऑफ टीचर है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर है वो डिफरेंट हो सकता है। और जब हर स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफरेंट होगा तो वहाँ के बच्चों का डिफरेंस आएगा, तो वो ऑल इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स हैं उन सब में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बच्चों का टीचर जो है वो ग्रेजुएशन वाला टीचर पढ़ा रहा है और एक बच्चों का 8 पास टीचर पढ़ा रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है ग्रेजुएशन वाले टीचर को ज़्यादा पता होगा, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये जो पॉसिबिलिटी है इसको एलिमिनेट करने के लिए ये तो बिल्कुल, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एज पर द RTE एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास अ
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद NCTE गाइडलाइंस, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन गाइडलाइन। नहीं, देखिए ये बात सही है, अगर आपको पढ़ाना है तो आपको एटलीस्ट टेट का एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। और जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है, जो ये है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, यही जो है ये गाइडलाइंस सेट करता है किसी भी टीचर के लिए, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है, ये NCTE करता है, जो भी टीचर की रिक्वायरमेंट होगी वो यही करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी। इसके बाद इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, जब भी कभी ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो ना, तो इसको ये आंसर गलत, मतलब ये नॉर्मली गलत होता है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, मतलब ये एक तरीका है, आपके पास अगर नॉलेज है तो वेल एंड गुड, नहीं है और आप बस उस बेंचमार्क में हो कि आप इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, तो आप ये कोशिश क्या करो कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है ना उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 2 ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब डिजिटल इंडिया का क्या एम है गवर्नमेंट का? देखिए, डिजिटल इंडिया जब आई थी तो डिजिटल इंडिया का मकसद तो ये था ना कि पीपल्स को, विलेजेस में पीपल्स को या फिर लोकल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में मोबाइल्स दिए जाए, मोबाइल्स की नॉलेज दी जाए, कंप्यूटर्स दिए जाए, कंप्यूटर्स की नॉलेज दी जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती डिजिटल इंडिया में, ठीक है। डिजिटल इंडिया तो आप लोग सबको पता होगा कि डिजिटल इंडिया किस लिए आई थी। मोबाइल्स की नॉलेज बढ़ानी चाहिए, मोबाइल्स की आउटरीच बढ़ानी चाहिए, गुड गवर्नेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डिड। नहीं, ये नहीं है। डिजिटल इंडिया का कभी भी कोई प्लान नहीं था कि हमें कोई अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, ठीक है, इंटरनेट कंपनी, बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट गलत है। स्टैब्लिश्ड ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज ओवरसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डाटा सेंटर्स विद इन आवर नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। क्या ऐसा लगता है कि डिजिटल इंडिया जब आया था तब हमारे डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही थी? नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो रही थी। ये डिजिटल इंडिया इज नॉट इक्वल टू डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। जी हाँ, यही मिशन था डिजिटल इंडिया का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली, मतलब थ्री ओनली, ठीक है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भीम अलाउज द यूजर्स टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। अब भीम ऐप जो होता है और वो यूपीआई है, वो क्या क्या काम करता है? देखिए, भीम ऐप एक ऐप है जिसमें आपको एक यूपीआई का बैंक अकाउंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको एक भीम ऐप यूज़ करना है तो, और जब आपके पास यूपीआई होगा तो आपको किसी भी पेटीएम में या फिर फ़ोन पे में, इन सब में आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको स्टोर नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ को, मतलब अगर आपके पास कोई पैसा है तो आप डायरेक्टली इसके थ्रू, भीम ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको पहले ये रूट जाके, फिर ये रूट जाके, फिर ये ऐसे जाना ज़रूरी नहीं है। अब आप ऐसे डायरेक्टली जा सकते हो। ये आपका भीम का एक इंपॉर्टेंट एंड वेरी अच्छा काम था। जो इंटरऑपरेबिलिटी का जो प्रॉब्लम था ना, वो भीम ऐप ने बहुत हद तक कम किया था। बात समझ में आई, ठीक है। तो भीम अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी विथ एन यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। विथ अ चिप PIN debit card has 4 factors of authentication. Bheem app has only 2 factors of authentication. नहीं, भीम ऐप में 4 factors of authentication है, ठीक है। अभी जो नया भीम ऐप आया है उसमें 4 factors of authentication है, ठीक है। तो इसमें 2 factors of authentication तो है ही नहीं। और चिप पिन डेबिट कार्ड में तो 4 factor of authentication होता कहाँ है? आपको 4 बार वहाँ पे कुछ आपसे सिक्योरिटी और आपसे OTP और आपसे बहुत सारी चीज़ मांगते हैं क्या? डेबिट कार्ड नहीं मांगते ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली, 1 ओनली, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विथ रेफरेंस टू प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 PBPT एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप इसके ओनर हो, ठीक है। आप मान लो आप एक पर्सन हो, आप इसके ओनर हो, ठीक है। यहाँ पर आप ए पर्सन है, यहाँ पर आपका बी पर्सन है, कोई भी XYZ कोई भी पर्सन है, ठीक है। अगर वो इन दोनों चीज़, अगर ये पर्सन और ये पर्सन ने बेनामी ट्रांजैक्शन कर लिया है तो क्या इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर की जाएगी? और आपको पता भी नहीं है। तो अगर आपको पता भी नहीं है और इन्होंने ट्रांजैक्शन कर लिया है तो क्या ये प्रॉपर्टी को बेनामी नहीं कंसिडर की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि सर केस करना होगा उनके खिलाफ, और जब केस करना होगा तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांजैक्शन, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन आपका अगर वो लैंड यूज़ हो रहा है बेनामी में, तो उसका कहीं ना कहीं उसको, उस लैंड को बेनामी कंसिडर की जाएगी। तो इसमें लिखा है नॉट ट्रीटेड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज अ बेनामी इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर उसे पता नहीं भी है तब भी उसको ट्रीट किया जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लाइबल फॉर कन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए, अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसको कन्फिस्केट किया जा सकता है, ठीक है, और उसको किया ही जाना चाहिए, क्योंकि वो तभी तो आप उस पर केस कर सकते हो, तभी तो आप उस पर जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स होगा वो आप लगाओगे, तो उसके लिए आपको उसको कन्फिस्केट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन, बिल्कुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एपिलेट
मैकेनिज्म। इसका मतलब होता है कि एक्ट जो है उन्होंने इन्होंने एपिलेट मैकेनिज्म नहीं दिया है। जो भी बेनामी ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है उसमें कोई भी एपिलेट मैकेनिज्म नहीं दिया, ऐसा नहीं है। एपिलेट ट्रांजैक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट में है, सब हर जगह है, क्योंकि ताकि आपको जस्टिस सही तरीके से मिल सके। आपका अगर कोई लोअर कोर्ट में जस्टिस नहीं मिला तो हाई कोर्ट में मिल सके। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, ठीक है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? अंडर NSQF अ लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन फॉर कंपिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। अब सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि NSQF होता क्या है। NSQF जो है, ये जो चीज़ है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं। और जैसे कि आप मान लो कोई बार्बर है, कोई कॉबलर है, ठीक है, या मोची जिसको बोलते हैं, कॉबलर को मोची कहते हैं, बार्बर को नाई कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो लोग काम कर रहे हैं, अब इनके पास कोई भी फॉर्मल डिग्री तो नहीं है कि देखो सर मेरे पास BA इन बार्बरी है, या फिर BTech इन कॉबलरी है, या फिर मेरे पास MTech इन कार रिपेयरिंग है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, तो उनको पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं होती। तो उनको जो अगर फॉर्मल लर्निंग्स के थ्रू अगर आप उसको फॉर्मल चैनलाइज करना चाहते हो, उस स्किल को चैनलाइज करना चाहते हो, उसके सर्टिफिकेट्स देना चाहते हो, तो उसके लिए ये बनी थी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग है और जो जनरल एजुकेशन है, इन दोनों के बीच में मोबिलिटी लाने की कोशिश करता है, ठीक है। और एक और काम करता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। कोई अगर अपने पापा से सीख के आया है, कोई अपने दादाजी से सीख के आया है, कोई काम, कोई भी चीज़, कॉबलरी या फिर कोई भी ऐसे काम जिसका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसका अगर काम आपको अगर कोई सीख के आया है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट जो इशू करेगा वो इसी टाइप से इशू करेगा, ठीक है। और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग करेगा कि आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि आपने ये चीज़ सीख रखी है, ठीक है। ये आपको ग्रेडिंग देता है 1 से लेकर 10 तक के बीच में, ठीक है। उसके स्टैंडर्डाइज करेगा स्किल्स जो होंगे वो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल, और जब स्किल्स स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे तो आप ग्लोबल मोबिलिटी कर पाओगे स्किल्स की, ठीक है। बात समझ में आई? आपको सारी चीज़ें समझ में आई? अब देखते हैं ऑप्शंस। अंडर NSQF अ लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन फॉर कंपिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। नहीं भैया, अभी तो मैंने बोला कि कॉबलर ये कोई फॉर्मल लर्निंग थोड़ी करके आया है, कोई भी बार्बर कोई फॉर्मल लर्निंग थोड़ी करके आया है, कोई भी वॉशरमैन ये करके थोड़ी आया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं, एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये मैंने अभी बताया था कि अगर कोई वोकेशनल और जनरल एजुकेशन के बीच में मोबिलिटी ला रहा है तो वो NSQF लेके आ रहा है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू नेशनल करियर सर्विस। नेशनल करियर सर्विस की बात की है, ठीक है। अब बता देता हूँ नेशनल करियर सर्विस के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की है? मिनिस्ट्री, इसमें कोई भी स्कीम आता है ना तो उसकी मिनिस्ट्री सबसे पहले देख लो। उसकी मिनिस्ट्री जो है, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बात समझ में आई? ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ था? ये 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये करता क्या है? ये एक वेबसाइट बनाता है, ठीक है। ये एक वेबसाइट बनाता है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों अपने रिक्वायरमेंट्स डालते हैं। अगर आप दोनों मैच करते हैं तो आपको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन समझ लीजिए उसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेशनल करियर सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, DOPT करता है क्या? इसको नहीं करता है। इसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, नेशनल करियर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन अ मिशन मोड टू इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री। जी हाँ, उसको अनएजुकेटेड यूथ को या एजुकेटेड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तो ये लॉन्च किया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? अब आपको पूछ लेता हूँ मैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में आप क्या जानते हो? सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये जो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसकी एक बॉडी भी है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की एक खुद की बॉडी भी है, ठीक है। और ये इसी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही बॉडी आती है। इसके बाद ये काम क्या करता है? सबसे बड़ी चीज़, ये काम क्या करता है? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है वो कंजप्शन ऑफ, मतलब ये ऐसी चीज़ें करता है कि जैसे आपका कोई भी एक अम्ब्रेला स्कीम सुने? अम्ब्रेला स्कीम के बारे में आप जानते हो? अम्ब्रेला स्कीम्स क्या होते हैं कि बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, ठीक है। उन सारे स्कीम्स को मिला के एक स्कीम बना दिया जाता है। यही वो काम है। इसमें बहुत सारे स्कीम्स है, ये सारी स्कीम्स मिला के नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बना दिया गया है। बात समझ में आई? ठीक है। ये मोस्टली जो है अंडर नरिश्ड या फिर कोई माल न्यूट्रिशन है किसी को, इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन की जितने भी स्कीम्स होते हैं वो यही, मतलब इसी बॉडी के थ्रू लागू होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे बहुत सारे अम्ब्रेला स्कीम्स है। अब आप पूछोगे कौन कौन से अम्ब्रेला स्कीम्स है? अब आप बताओ। प्रधानमंत्री मातृवायु वंदना योजना, आपने ये पढ़ा है? जी पढ़ा होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। ये एक स्कीम है। इसके अंडर और कौन सा स्कीम है? स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, ये भी एक स्कीम है। उसके बाद कौन सा है? जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। इसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन में, नेशनल हेल्थ मिशन एक
जो है वो स्कीम लगा हुआ है इसमें, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन में क्या है कि जो भी वुमेन्स है, जो भी हेल्थ के ऊपर जो भी मिशन है की टारगेट्स रखी गई हैं, वो ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद पीडीएस में ये हेल्प करता है, इसके बाद मनरेगा में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे स्कीम्स इसके अंडर आते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, एक चीज़ और है कि नेशनल हेल्थ मिशन भी, और नेशनल हेल्थ मिशन भी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री की, क्योंकि आप इसको ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि जो भी हेल्थ मिशन, जो भी मिशंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो कभी भी ऑफ एंड ऑफ टारगेट्स में कभी भी किसी भी समय यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और एस्पेक्ट आता है, स्वच्छ भारत मिशन भी इसके अंदर आता है, ठीक, मतलब ये भी उसका भी एक पार्ट है, मतलब उसको भी इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ इसके अंडर नहीं आता है, उसके और भी पार्ट्स हैं जो अलग अलग चीज़ों में आता है, ठीक है। बात समझ में। अब इसमें कुछ आपको एक पोषण अभियान के बारे में पता होगा, पोषण अभियान, ठीक है, जिसमें वो खाना दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या 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 रोकने की कोशिश की जाती है? स्टंटिंग रोकने की कोशिश की जा रही है, अंडर नरिशमेंट रोकने की कोशिश की जा रही है, अनीमिया रोकने की कोशिश की जा रही है, लो बर्थ रेट को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सब कितना कितना परसेंट है, ये आपको थोड़ा बस ज्ञान होना चाहिए कि ये 2% है, अंडर नरिशमेंट जो है वो भी 2% है, अनीमिया जो है वो 3% है, और लो बर्थ रेट को 2% है। इतना परसेंट तक हमें लेके आना है। बात समझ में आई, ठीक है। आपको सारी चीज़ें बता दी मैंने इस कंसेप्ट से, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से लेके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स। जी हाँ, अभी मैंने बताया था कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का मतलब ही, इसका मकसद ही यही है कि जो माल न्यूट्रिशन है, जो हंगर है, इन सब चीज़ों के जो चैलेंजेस है उसको वो कवर करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद का स्टेटमेंट देखते हैं। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड वुमेन। अभी मैंने बताया, जस्ट बताया कि एनीमिया को कितना परसेंट पे लेके आना है। एनीमिया को हम लोगों को, मतलब गवर्नमेंट को 3% तक, मतलब 3% तक लेके आना है, ठीक है। उसके बाद टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ मिलेट, कोर्स, सीरियल्स एंड पॉलिश राइस। कहीं पे मैंने भी ये बात बताई। देखिए, बहुत लोग ये सोचेंगे कि न्यूट्रिशन की बात है तो इसका मतलब ये तो होना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ पोल्ट्री एग्स, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत लोग इस तरीके, यूपीएससी देखिए किस तरीके से सवाल पूछे कि न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन के नाम पे ये सब चीज़ डाल दिया। लेकिन अगर आपको डीपली नॉलेज है तभी आप यूपीएससी प्री निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है? देख रहे हो कि यूपीएससी के सवाल कैसे आ रहे हैं, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ व्हाट इज द पर्पस ऑफ विद्यांजलि योजना। अब देखिए, विद्यांजलि योजना क्या है? विद्यांजलि योजना का मतलब है कि स्कूल वॉलंटियरी प्रोग्राम है, स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम, स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं पे वॉलंटरी कराना चाहते हो, कहीं पे आप वॉलंटियर सर्विस देना चाहते हो कि आपको स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में पढ़ाना है, तो आप इस स्कीम के थ्रू आप बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी टीचर, मतलब कोई भी टीच कर सकता है स्कूल्स में। बात समझ में? कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। इसका मिनिस्ट्री कौन सा होगा? पहले इसका मिनिस्ट्री जो था वो था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का, अब नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आया है। अब देखते हैं इसका, मैंने आपको इसका मकसद बता दिया कि ये जो है वो इसलिए लॉन्च किया गया है कि आपको अगर किसी को पढ़ाना हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी बात करेगा। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या लिखा है? टू इनेबल द फेमस फॉरेन कैंपस इन इंडिया। नहीं, इसमें पढ़ाने की बात की गई है, कैंपसेस की बात तो नहीं की गई है, ठीक है। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी। हाँ, अगर आप कहीं पे पढ़ाओगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बढ़ेगा ही, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। टू इनकरेज वॉलंटियर मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन। मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन कहीं कर रहे हैं क्या? फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। नहीं, मॉनिटरी की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। यहाँ पर आपको फिजिकली जाकर वहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है, तो मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन की बात नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 ओनली। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नत भारत अभियान। व्हाट इज द एम ऑफ प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत अभियान के बारे में आपको कुछ बात बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया है। बात समझ में आई, ठीक है। इसमें करते क्या है कि इसमें कोई भी हायर इंस्टीट्यूट्स को पकड़ लिया जाता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लिया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उनको 5 विलेजेस दे दिया जाता है कि आप ये 5 विलेजेस में जाइए, इसके चैलेंजेस एड्रेस कीजिए, इसके प्रॉब्लम्स को समझिए, इसके टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी दीजिए, यहाँ पे थोड़ा एजुकेट भी कीजिए, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री करा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया। क्या नाम हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई, ठीक है। ये आपको, और ये काम और उन्नत भारत ये भी करवाता है कि आपका कोई स्कीम है तो उसको रूरल इंडिया में किस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लगा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी आप गवर्नेंस की बात करेंगे तो आप उन्नत भारत अभियान की बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि इसके ऑप्शंस में क्या क्या है। अचीविंग 100% लिटरेसी। देखिए, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, इसको यहीं से काट देना है, ठीक है। बाय ऑर्गेनाइजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटीज। नहीं, 100% की कोई ऐसा टारगेट नहीं रखा गया है, ठीक है। कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, यही इसका स्टेटमेंट सही होगा। बात समझ में आई? यही तो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर, नहीं, ये भी गलत है, इसके आगे भी गलत है। आपको बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूपीआई लग जाता है तो क्या फ़ायदा होगा? अभी मैंने बताया था कि भीम जो है वो उसके पास एक यूपीआई आईडी होता है। वो क्या करता है कि अगर कोई मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको किसी भी पेमेंट बैंक वैंक में आपको वहाँ स्टोर नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। बात समझ में? इसका यही मेन मकसद ही था कि मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। जी हाँ, यही इसका मकसद था कि आपको अगर किसी में ट्रांजैक्शन करना है तो आपको वॉलेट में जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बैंक टू बैंक, आप यूपीआई आप यूज़ करते ही होगे, उसमें आप क्या करते हो? डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो। आपको जरूरी नहीं है कि उसको पहले पेटीएम में दो, फिर पेटीएम से उसके पेटीएम में दो, और फिर पेटीएम से वो बैंक में जाता है। तो इसमें हर जगह 6% का कमीशन भी लगता है। तो ये चीज़ वो लोग नहीं करते। अब बैंक टू बैंक डायरेक्ट जाता है। बात समझ में आई? तो ये इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एप हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग डिजी लॉकर का नाम सुनते ही आपको क्या आता है? डिजिटल लॉकर। ठीक है, इसका मतलब ही होता है डिजिटल लॉकर। ठीक है, रिगार्डिंग डिजी लॉकर समटाइम्स सीन्स इन न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। जी हाँ, ये भी बात सही है कि आपके पास उसमें डिजी लॉकर में आपके कोई डॉक्यूमेंट सेव है तो आप उसको एज अ प्रूफ भी दे सकते हो कि ये देखिए सर मेरे डिजी लॉकर में ये सेव है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रूफ। ठीक है, वो डिजिटली साइंड होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कितना मिलता है आपको? जो लॉकर सिस्टम है उसमें कितना एमबी मिलता है? 10 MB का स्पेस मिलता है। ठीक है, आपको 10 MB का स्पेस मिलता है। बात समझ में आई? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात की गई है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। अब आप पूछेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड क्या है भाई? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी है। नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी है। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी है। अब क्या करती है ये एक चीज़ पे काम करती है। किस चीज़ पे काम करती है? ये पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल पे काम करती है। पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अगर मान लो यहाँ पर एक खदान है। ठीक है, इससे अगर किसी को खदान में अगर किसी को कोई कंपनी को टाटा को यहाँ पे माइनिंग करनी है मान लो। ठीक है, तो अगर इसको इस जगह से माइनिंग करनी है तो इस जगह पे तो इन्वायरमेंट को नुकसान करेगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा। ठीक है, वहाँ के लोकल एरियाज़ को पोल्यूट करेगा। तो उन सब चीज़ों में उसको उन सब चीज़ों का तो वो नुकसान करेगा। तो जब वो उन सब चीज़ों का नुकसान करेगा तो उसको कुछ पैसे भी देने चाहिए, और वो जो पैसे हैं वो कहाँ जाता है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जाता है। और वो कितना परसेंट होता है? 10 to 30% होता है ऑफ रॉयल्टी। ठीक है, ऑफ रॉयल्टी। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, और ये जो फंड आता है, ये जो फंड है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इसका दो पार्ट होता है, 60 और 40। 40% जो यूज़ होता है वो होता है कि चाइल्ड केयर, चाइल्ड वेलफेयर, इन सब में यूज़ होता है। और 60% जो होता है ना, एसेंशियल एंड हाई प्रायोरिटी एरियाज में यूज़ होता है, कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या होता है? ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो मान लीजिए ये खदान है तो ये गवर्नमेंट का तो है ही, लेकिन ये इस यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ के भी तो लोगों का राइट है, या फिर वहाँ की जो कम्युनिटी है वहाँ के भी तो राइट है। शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं वहाँ के लिए भी तो राइट है, या फिर कोई भी रहता है XYZ, तो उनका भी तो राइट है इस चीज़ पे। तो इस चीज़ पे जब उनका राइट है तो उनको भी तो पैसे मिलने चाहिए। तो इसी कारण से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया था। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आप जान लो कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में एक चीज़ और होती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो इसको कंस्टिट्यूट करती है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट इसको कंस्टिट्यूट करती है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को। ठीक है, बात ये समझिए कि दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ऑप्शन अभी जब मैं बताऊंगा ना, बस आप इस बात पर फोकस कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है। बात समझ में आई? ठीक है, और इसमें एक और योजना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ठीक है, ये किस लिए है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना? PMKKKY। PMKKY ये किस लिए? खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ये डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स करती है माइनिंग एरियाज में। ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स करती है। बात समझ में आई? आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स के बारे में समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले देखते हैं प्रोमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट। प्रोमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेटेशन, भाई नहीं, ये तो कहीं पे भी मैंने बताया क्या कि मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन करने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा बना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। जैसे आप ये स्टेटमेंट गलत करोगे आप देखो आपके आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसमें एक सेक्शन और है कि ऑथोराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंसेज फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस नहीं देता है। ठीक है, लेकिन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, और वो भी आजकल एक नया पॉलिसी आया है, आप उस पॉलिसी को देखिएगा, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो उस पॉलिसी पे इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जब चाहें, पहले ऑन टैप लाइसेंस, पहले तो जो था ना वो आपको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती थी तब आपको लाइसेंस मिलता था। अब जो है ऑन टैप लाइसेंस आ गया है कि आप जब चाहो तब जाओ और लाइसेंस लेके आ सकते हो। ठीक है, ये मिनरल एक्सप्लोरेशन का नया पॉलिसी आई है। ठीक है, तो इसका आपने ये पढ़ लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय गरिमा अभियान। अब राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो है वो किसके लिए है? राष्ट्रीय गरिमा अभियान किसके लिए है? सबसे पहली बात तो ये जो चीज़ है ये उनके लिए है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। अब आप पूछोगे मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग वो चीज़ होती है कि जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा आपके गाँव में ऐसे लोग होंगे जो
गटरों में खुद घुसते हैं, ठीक है, गटरों में खुद घुसते हैं, या फिर जो मतलब टॉयलेट्स को साफ़ करते हैं, या फिर टैंक्स जो होते हैं, टॉयलेट टैंक्स होते हैं, उसको खुद साफ़ करते हैं, बाय हैंड साफ़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है, जो कि इलीगल है, जो कि बैंड है। ये बात याद रखिएगा, वो बैंड है। अगर आपको कहीं पे ये चीज़ दिखता है तो आप उस पर आवाज़ उठाइए। बात समझ में आया? ठीक है। अब इसको लागू कौन किया? ये जो स्कीम है राष्ट्रीय गरिमा अभियान, इसको लागू कौन कर रहा है? राष्ट्रीय गरिमा अभियान को लागू कौन कर रहा है? इसको मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री लागू कर रही है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री लागू कर रही है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है। ये क्यों आया ये राष्ट्रीय गरिमा अभियान? वो इसलिए आया क्योंकि ये बैन हो गया था बहुत पहले ही। ये 1993 में ही बैन हो गया था मैनुअल स्कैवेंजिंग, लेकिन उसके बाद भी लोग कर रहे थे, और उसके बाद भी 88 लोग की मौत हो गई है। 88 लोगों की मौत हो गई है जब से ये बैन हुआ है, उसके बाद से। तो इस कारण से इस स्कीम को, राष्ट्रीय गरिमा अभियान स्कीम को लाया गया। बात समझ में आई? ठीक है। और ये इसमें कौन लोग काम करते हैं? इसमें जो पुअरेस्ट एंड द मोस्ट वनरेबल है, पुअरेस्ट एंड मोस्ट वनरेबल, ठीक है, ये लोग इस पर काम करते हैं। ठीक है। और इसमें मोस्टली सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, मोस्टली सो कॉल्ड लोअर कास्ट, कोई भी लोअर कास्ट और अपर कास्ट नहीं होता, ये बात दिमाग से हटा दीजिए। लेकिन एक फैक्ट की तरह बता रहा हूँ कि इसमें मोस्टली सो कॉल्ड लोअर कास्ट होते हैं। ठीक है। और इस चीज़ को अगर हम खत्म करेंगे तो इससे एम्पावरमेंट भी होगा लोअर कास्ट की। ठीक है। इसके बाद इसको बैन कब किया गया था? 1993 में, मैंने पहले बताया था। कौन से एक्ट के थ्रू बैन किया गया था? एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैटरिंग प्रोहिबिशन एक्ट के तहत इसको बैन किया गया था। बात समझ में आया? ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं पे भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करवा रहे हो तो आपको 1 साल तक की, या फिर फाइन, 1 साल की जेल या फाइन हो सकता है। बात समझ में आई? या फिर आप ड्राई लैट्रिन बना रहे हो तो भी आपको ये होगा। ड्राई लैट्रिन मतलब जिस लैट्रिन में आपके प्लस फ्लश ना हो, ठीक है, उसमें भी आपका ये सजा हो सकती है। बात समझ में आई? सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है? टू रिहेबिलिटेट द होमलेस एंड, नहीं, होमलेस की तो बात ही नहीं है। टू रिलीज द सेक्स वर्कर, नहीं, इसकी भी बात नहीं है। टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स, जी हाँ, यही स्टेटमेंट है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। विथ रेफरेंस to pre-packed item in India, it is mandatory to manufacture to put which of the following information on the main label as per the food safety and standard regulation 2011। अब आपको, अब एक बात बताओ, आप कोई भी चीज़, कुरकुरे ले लो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, कुरकुरे का एग्जांपल ले लो। कुरकुरे आप लेने जाते हो, या केक लेने जाते हो, या ब्रेड लेने जाते हो, केक ही ले लो, ठीक है। तो केक में क्या क्या लिखा होता है? या मैगी लेने जाते हो, मैगी में क्या क्या लिखा होता है? सबसे पहले तो वो लिखा होता है कि लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग द एडिटिव्स। हाँ, उसमें ये तो होता ही है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो चीज़ बना है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आपके पास वहाँ देखे होंगे, फैट्स इतना %, और प्रोटीन इतना %, कार्बोहाइड्रेट्स इतना %, वो वहाँ पे लिखा रहता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। रिकमेंडेशंस इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशंस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन। क्या आपने कहीं पे भी मैगी में ऐसा कुछ चीज़ पढ़ा है? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। उसमें तो मैगी में लीड भी होता है, लेड भी होता है, लेकिन मैगी ने तो कभी नहीं बताया कि ऐसा चीज़ होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, आपने वहाँ पे देखा है कि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं ऐसे ऐसे गोल से, गोल में एक ऐसे गोल कलर का एक रेक्टेंगल में एक गोल होता है, और उसका कलर होता है कि ग्रीन जो हो तो वो वेजिटेरियन है, ठीक है, रेड जो हो तो वो नॉन वेज है, ब्राउन जो हो तो वो एगिटेरियन है। बात समझ में आई? इस तरीके का वो वेजिटेरियन सिंबल्स भी होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा आता है? मिशन इंद्रधनुष, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्टेन्स टू। अब मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक नया पेज ले लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की है? सबसे पहला, सबसे बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च। मिशन इंद्रधनुष, इसको जो मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है वो लॉन्च है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने की है, ठीक है। जेपी नड्डा साहब ने वहाँ जाके किया था, उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। अभी जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो इंचार्ज है, ठीक है। उसके बाद इस मिशन इंद्रधनुष में मेन फोकस क्या था? सबसे पहले तो मेन फोकस ये था कि चिल्ड्रन को वैक्सीन दी जाए, चिल्ड्रंस को वैक्सीन दी जाए। और कैसी वैक्सीन दी जाए? चिल्ड्रंस को ही नहीं, मदर्स को भी। चिल्ड्रंस को किस टाइप की वैक्सीन दी जाए? जो भी 7 प्रिवेंटेबल डिजीजेज है ना, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज है 7, इन सब के लिए वो वैक्सीन दी जाए, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ था? 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसका टारगेट जो है 2 साल के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है। और इसके लिए कोई सेपरेट फंड नहीं है, इसके लिए कोई सेपरेट फंड नहीं है। जो भी इन वैक्सीन्स के लिए जो फंड्स चल रहे हैं, इन वैक्सीन्स के लिए जो भी फंड्स एलोकेट किए गए हैं या फंड्स चल रहे हैं, ठीक है, उस फंड के हिसाब से ही वो काम करेगा। बात समझ में आई? उस फंड के हिसाब से वो जो भी फंड्स होंगे वो काम करेगा, ठीक है। इसमें एम क्या है? इसमें एम है, देखिए, ये 90% ऑफ इम्यूनाइजेशन की बात करेगा, ठीक है, या फिर फुल इम्यूनाइजेशन की बात करेगा टिल 2020, ठीक है।
बात समझ में आई। अभी जो है मिशन इंद्रधनुष 3.0 चल रहा है, 3.0 चल रहा है, इससे पहले 2.0 चल रहा था, जो कि हमारे पोलियो वैक्सीन का जो ड्राइव था उसके 25 ईयर्स के सेलिब्रेशन में चलाया गया था। तो आपको मिशन इंद्रधनुष के बारे में सारा कुछ पता चल गया, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है मिशन इंद्रधनुष के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन किया है, कितना ईजी क्वेश्चन है। इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, सीधा सा सवाल है, सीधा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं मिलेट के बारे में। With reference to initiative for nutrition security through intensive millet promotion, which of the following statements are correct? अब सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन है क्या। सबसे पहला ये सवाल आता है, तो हम लोग देखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं INSIMP, ठीक है, IMP। ये इसका इनिशिएटिव फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, बात समझ में आई, INSIMP, ठीक है। अब ये जो है ये किसके पार्ट के अंदर है? सबसे पहली बात है कि ये पार्ट किसके अंदर में आता है? ये आता है पार्ट ऑफ राष्ट्रीय किसान विकास योजना। किसके अंदर? RKVY, ठीक है, RKVY, राष्ट्रीय किसान विकास योजना। अब ये राष्ट्रीय विकास किसान योजना है क्या? ये जो है ना, ये क्या करता है, ये दोनों स्कीम्स मिलकर क्या करती है कि प्री और पोस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है किसके लिए, मिलेट के प्रोडक्शन के लिए, मिलेट्स के कटिंग के लिए, ये सब के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है उसको एडवांस की जाए, ठीक है। बात समझ में आई, हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस की जाए, ठीक है। अब आपको ये सवाल आएगा कि मिलेट्स क्या है सर? आपने तो ये बता दिया, स्कीम्स के बारे में बता दिया, अब ये मिलेट क्या है? मिलेट के बारे में थोड़ा बता दो। चलो मिलेट के बारे में बता देते हैं। मिलेट जो है ना एक स्मॉल सीडेड ग्रास है, स्मॉल सीडेड ग्रास है, ठीक है, सीडेड ग्रास है, ठीक है। ये क्या होते हैं? सीरियल्स होते हैं, बेसिकली सीरियल्स होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से सीरियल्स होते हैं? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ठीक है, स्मॉल मिलेट्स हो गए, अदर टाइप्स ऑफ मिलेट जो भी मिलेट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे इसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस करती है, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। और मिलेट्स को किस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है मिलेट्स का? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है पहले इंडिया करता था, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, तो मैं कोई भी स्टेटमेंट कमेंट करने से बचूंगा, ठीक है। 3 जो कंट्रीज़ हैं वो 55% ऑफ द वर्ल्ड्स मिलेट प्रोडक्शन करती है। 3 कंट्रीज़ वो कितना करती है? 3 कंट्रीज़ 55% वो प्रोडक्शन करती है, ठीक है। कौन कौन सी है वो 3 कंट्री है? एक है इंडिया, एक है नाइजीरिया, ठीक है, और एक है चाइना। ये तीनों कंट्री मिलकर करती हैं, ठीक है। उसके बाद मिलेट जो है वो फोटो इनसेंसिटिव है, मतलब उसको किसी भी टेम्परेचर पे वो उग जाता है। वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, उसको कोई टेम्परेचर बाउंड नहीं है, उसको पानी भी मिनिमम चाहिए, वाटर भी मिनिमम चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या फ़ायदा है, और क्या चीज़ें हैं इससे? और ये चीज़ है कि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्रॉप है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्रॉप, मतलब कि कार्बन, ये जो भी हमारे वायुमंडल में कार्बन है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, मिलेट्स का ये प्रोडक्शन एब्जॉर्ब करता है और इसको सॉइल में डाल देता है, ठीक है, सॉइल में इसको कार्बन को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद ये पीडीएस का भी काम करता है, ठीक है, ये पीडीएस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मिलेट जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का भी पार्ट है, ठीक है। इसको पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। इतना सारा चीज़ आपको मिलेट के बारे में बता दिया मैंने, बात समझ में आई, ठीक है। चलो अब आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। देखिए क्या लिखा है, द इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इंप्रूव्ड प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड टू डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू एडिशन टेक्निक्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद अ क्लस्टर अप्रोच। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पुअर एंड स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव लार्ज स्टेक इन दिस स्कीम। ऐसा कहीं भी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के लिए लॉन्च किया गया था, अब सबके लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंकरेज फार्मर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप टू शिफ्ट टू मिलेट कल्टिवेशन बाय ऑफरिंग देम फ्री किट्स ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मैंने ऐसा कहीं पे कुछ बताया आपको? नहीं बताया ना, बस मैंने ये बताया था कि पोस्ट और प्री हार्वेस्ट का जो वो समय है उसमें वो लोग अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्रोग्राम्स है और उसकी मिनिस्ट्रीज है। अब आपको देखना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज है उसके साथ। सबसे पहले देखते हैं ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चालू करता है? नहीं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चालू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम है ये एक हरियाली गाइडलाइंस भी जारी करता है, ठीक है, हरियाली गाइडलाइंस। बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा तो ये दोनों हट जाएगा। अब बचता है कि या तो 3 या तो डी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं सेकंड भी पढ़ लेता हूँ। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट करता है? नहीं, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही करता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो ये जो ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम है 1973 और 74 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसमें जो फंडिंग आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, 75:25। 75% जो आती है वो सेंटर से आती है, 25% जो आती है वो स्टेट गवर्नमेंट से आती है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए
अब आगे का क्या है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट क्या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है? नहीं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं करती है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है। ठीक है, तो इसमें तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो सही से बैठा हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि जो एक गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव लेके आई थी, जो एक अम्ब्रेला स्कीम होगी। अम्ब्रेला स्कीम किस किस चीज़ों से मिलकर उन्होंने अम्ब्रेला स्कीम बनाई थी? रुको मैं बताता हूँ, इसको क्लियर कर लेने दो। हाँ देखो, गवर्नमेंट ने अम्ब्रेला स्कीम लेके आया था। अम्ब्रेला स्कीम कौन सा अम्ब्रेला स्कीम है सर, आपको बता दो। उस स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्कीम लागू होती है सर, ये भी बता दो। सर सबसे पहले तो ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम लागू होती है, उसके बाद डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू होती है, इसके बाद एक प्रोग्राम और लागू होती है। वो कौन से प्रोग्राम है? इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये तीनों प्रोग्राम मिलके जो प्रोग्राम बनती है वो बनती है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बनती है। बात समझ में आई? चलिए अब आप पूछोगे कि सर इसका मिनिस्ट्री भी बता दो। इसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बात समझ में आई? ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये आया क्यों है और इसके बारे में थोड़ा बता दो। देखो सबसे पहले तो ये आया इसलिए है क्योंकि जो सरफेस वाटर है ना उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आया गया है। ठीक है, दूसरी बात है कि क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है ना, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स है, क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज करने के लिए आया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया है कि जो फॉडर है, जो भी मिल्क है, फॉडर है, एग्रीकल्चर है, इन सबको इंप्रूव करने के लिए इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को लाया गया है। बात समझ में आई? ठीक है, आपको सारा चीज़ समझ में आ गया, इसका आंसर भी समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए अभी मैंने आपको इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया। ये देखिए फिर से सवाल आ गया। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ। अगर कभी भी आपने वाटरशेड ढंग से किया है तो सॉइल तो रन ऑफ रुकेगा ही। अगर आपने सही से पानी, अगर सही तरीके से आ रहा है पानी, बस बाढ़ की तरह नहीं आ रहा है, तो ये तो रुकेगा ही रुकेगा। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी बात, लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर विद सीजनल रिवर्स। नहीं, इसके लिए अलग सा एक स्कीम चल रहा है। ठीक है, तो रिवर की जो इंटीग्रेशन है उसके लिए एक अलग सा स्कीम चल रहा है। ठीक है, तो ये स्कीम नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसके ऊपर ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन आए तो हम उसको पूरा अच्छे से ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड टेबल। जी हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी आया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेस्टेशन। अगर आप पानी सही से लेके आ रहे हो तो वहाँ की नेचुरल वेस्टेशन भी इंप्रूव होगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। देखते हैं 1, 3 एंड 4 कहाँ पे है। इसका आंसर हो जाएगा सी। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ प्लानिंग इन इंडिया। देखिए प्लानिंग की बात होती है। अब देखिए सबसे पहला सवाल, फाइनेंस कमीशन। क्या फाइनेंस कमीशन कहीं पे भी प्लानिंग करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? अगर आपको ऐसा लगता है कि वो प्लानिंग कर रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का काम है कि वो बस फंड्स को, जो फंड्स है उसको एलोकेट किस तरीके से की जाए, सेंटर और स्टेट के बीच में डिफरेंस कैसे की जाए, उस चीज़ के बारे में बात करता है। ये कोई भी प्लानिंग और इन सब चीज़ों में तो आता ही नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, मान लो ये चीज़ आपको पता चल जाता है, तो आप पहला ऑप्शन हटा दो, पहला ऑप्शन हटा दो, पहला ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा? सी। देख रहे हो कितना ईजी है, कितना ईजी है, समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे लिखा है डज नॉट फाइंड। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। क्या आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की कोई भी आर्टिकल पढ़ा है? नहीं, ऐसा कोई आर्टिकल है ही नहीं जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की जाए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना, नीदर स्टैट्यूटरी है नॉर नीदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं आगे का सवाल। प्लानिंग कमीशन। कहीं पे भी प्लानिंग कमीशन का आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है तो आपने गलत पढ़ा है, क्योंकि इसका कोई आर्टिकल है ही नहीं। जोनल काउंसिल का आपने कहीं पे भी कोई आर्टिकल पढ़ा है? नहीं, नहीं है। अगर यही इंटरस्टेट काउंसिल्स होता तो हाँ, इसके लिए तो है। ठीक है, लेकिन जोनल काउंसिल्स के लिए कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके लिए आपको मेंशन मिलेगा कि हाँ आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब देखते हैं अगला सवाल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अभी मैंने बताया कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब ये नीदर स्टैट्यूटरी है नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन बैठते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में, किन किन लोगों से बनता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? देखिए सबसे पहले जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन पर्सन है वो होता है पीएम। ठीक है, दूसरा सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज के जो भी लेजिस्लेचर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आएंगे, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद और कोई आएगा, अब आप, हाँ एक जन और आएगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशंस, जो भी मेंबर्स होंगे ना प्लानिंग कमीशन के, वो भी आएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा, ऑब्वियसली बात है। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, कहीं पे भी मैंने चेयरमैन की बात की है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात की है, प्लानिंग कमीशन की बात की है, लेकिन फाइनेंस कमीशन की बात की नहीं की है। तो इसका ऑप्शन 2 तो हट जाएगा। 2 जैसे आप हटाओगे, देखो आंसर आपके ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो कितना इजी सवाल बढ़ रहे हैं, कितने इजी तरीके से आपके सवाल हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन। नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहीं पे भी ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन नहीं है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है प्लानिंग कमीशन की, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, ये एडवाइस करता है प्लानिंग कमीशन को, कहीं पे भी ये ऑर्गन नहीं है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, जी हाँ, इकोनॉमिक एंड द सोशल प्लानिंग जो है वो कंकरेंट लिस्ट में ही रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट द पंचायत शुड बी असाइन द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बोला गया है कि पंचायत को ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बात की जाए, सोशल जस्टिस की बात की जाए, तभी तो डेमोक्रेसी जो है वो सही से काम कर पाएगी। जो सेंट्रलाइजेशन है उसको डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है प्रॉपरली। अगर उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की, सोशल जस्टिस देने की पावर है तभी तो हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया? अब देखते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में लिखा गया है। अब देखते हैं कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है। अब मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसमें प्लीज़ एक लाइक का बटन तो ज़रूर, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, हमें थोड़ी खुशी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे थे नालसा के बारे में। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब आप पूछोगे सर नालसा क्या है? नालसा जो है ना, एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनी थी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, इसमें ये कब आई थी? 1987 में आई थी। 1987 में। इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को फ्री एंड कंपिटेंट लीगल सर्विस देना होता है। आर्टिकल 39A के तहत फ्री एंड लीगल सर्विसेज जो है ना गवर्नमेंट को देना पड़ता है, देना चाहिए, ताकि प्रॉपर जस्टिस हो सके। ठीक है, ये इसलिए आए थे। और ये क्यों आया था? क्योंकि आपको गवर्नमेंट जो है ना फ्री लॉयर्स देते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आया था। अब आप पूछोगे सर कि जो, चलो ये सब तो चीज़ें आपने बता दी मुझे, अब इसका जो पेट्रन इन चीफ है वो कौन है? वो CGI है। CGI जो होता है ना वो इंश्योर करता है कि सबको फ्री एंड लीगल एड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 39 है, आपको मैंने अभी बता दिया। सब चीज़ आपको ये बात समझ में आएगी नालसा के बारे में। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या आता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इट इशूज गाइडलाइंस फॉर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज टू इंप्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू द कंट्री। जी हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि जो स्टेट लीगल सर्विसेज हैं उसको जो नालसा है वो कंट्रोल करता है कि आप सारे स्कीम्स जो हैं, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो ये इंश्योर करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, बी भी सही है, 1 भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा C। मैंने गलती से भी बोल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 व्हाट आर द पावर ऑफ ग्राम सभा। अब पेसा एक्ट में ग्राम सभा का क्या क्या पावर है? सीधा सवाल है। अब पेसा एक्ट में ग्राम सभा का ये पावर है कि ग्राम सभा को एलिनेशन करने से, कोई भी शेड्यूल एरियाज है उसका अगर एलिनेशन, कोई भी पावर, कोई ग्राम सभा है, मान लो ये ग्राम सभा है और कोई यहाँ पर लैंड जो है वो कोई कंपनी आके उसको छीन ले रही है, तो ग्राम सभा ये पावर है उसके पास कि वो लैंड को एलिनेट होने से रोक सकती है। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ग्राम सभा हैज़ द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नहीं, जो ट्राइबल्स है ना, जो वो उसको उगा रहे हैं, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को उगा रहे हैं, उसको जो ओनरशिप है वो ट्राइबल्स को जाएगा। ठीक है, जो वो उसको उगा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ग्राम सभा नहीं होगा। तो 2 तो गलत हो गया। 2 जैसे ही आप हटा देते हो तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। बात समझ में आई? कितना इजी सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वाज इनेक्टेड इन कॉन्सोनेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखते हैं एनजीटी के बारे में। अब एनजीटी कब आया था? एनजीटी कौन लेके आया था? एनजीटी जो आया था वो इसलिए आया था, एनजीटी इसलिए आया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि हमारे पास एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो इन्वायरमेंट के स्पेसिफिक के केसेस को लेकर आएगा। और एनजीटी हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि यमुना के बारे में कुछ ना कुछ वो बोलता रहता है, या फिर दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ वो कमेंट करता रहता है, तो वो हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनजीटी के बारे में। ठीक है, एनजीटी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि एनजीटी किसके कॉन्सोनेंस में आता है? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। जी हाँ, आपको हेल्दी इन्वायरमेंट का आपका फंडामेंटल राइट है कि आपके पास ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी चीज़ है तो आपको कम से कम जीने का अधिकार तो है, और जब तक एक हेल्दी इन्वायरमेंट ना हो तो आप कैसे जियोगे? बात समझ में आई? अब इसके बाद प्रोविजंस फॉर ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। कहीं पे शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है क्या एनजीटी में? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243 है। नहीं, ये भी बात कहीं भी नहीं है। तो इन दोनों के बारे में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आई? समझ में आया? ठीक है, अब आप पूछोगे कि एनजीटी के बारे में सर थोड़ा कुछ बता दो। एनजीटी का जो चेयरमैन होता है ना वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज की जाती है। अगर कोई आप एनजीटी में केस करो तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसकी केस को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
with reference to consumer rights privileges under the provision of law in India, which of the following statements are correct? Consumers are empowered to take samples for food testing. जी हाँ, कंज्यूमर्स जब तक कंज्यूमर्स फूड टेस्टिंग के लिए सैंपल्स नहीं लेंगे तो वो कैसे बता पाएंगे कि फूड कैसा है, तो उसके सैंपल्स लेने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है. व्हेन कंज्यूमर फाइल्स अ कंप्लेंट इन एनी कंज्यूमर फॉर्म नो फीस इज रिक्वायर्ड टू पे, नहीं फीस देना पड़ता है, कुछ एक मिनिमम फीस है जो वहाँ पे देना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट जैसे ही आप गलत करोगे तो देखिए अब आपके पास क्या बच जाता है, या तो ये या तो ये. अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन. इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर ही इज लीगल हेयर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फॉर्म ऑन हिज और हर बिहाफ. जी हाँ, अगर कोई मर गया, अब कोई मर गया तो वो जिंदा हो गया थोड़ी वो केस करने आएगा, तो उसका कोई भी लीगल हेयर वो जाके वहाँ पे केस कर सकता है कि इन्होंने सर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट दिया था इस कारण से वो मर गया, या ये प्रोडक्ट ये सर्विसेज दिए थे इस कारण से वो मर गया, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. ठीक है, देख रहे हो कितना ईजी सवाल चल रहे हैं, कितना इजीली आपको करवा रहा हूँ, कितना डीप एनालिसिस चल रहा है. तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, अब ऐसा कौन कौन से ह्यूमन राइट्स है? क्या राइट टू एजुकेशन ह्यूमन राइट नहीं है? बिल्कुल है. राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, अगर आपको इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज नहीं मिलेगा तो आप कोई भी ह्यूमन राइट्स को प्रॉपरली नहीं लगा पाओगे. कि आपको अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है और आप पब्लिक सर्विस, आप कोई पब्लिक ऑफिस में जा ही नहीं पा रहे हो, तो आप अपने ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से प्रिजर्व करोगे? तो ये भी बिल्कुल सही है. राइट टू फूड, अगर खाओगे ही नहीं तो फिर क्या ह्यूमन और क्या मौत, सब चीज़ मरी जाओगे, तो ये भी आपका एक ह्यूमन राइट है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. चलिए आगे बढ़ते हैं. विथ रेफरेंस टू कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड बाय नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम. अब आप पूछोगे सर हमें थोड़ा सा नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के बारे में बता दो कि ये क्या है. सब मैं बता देता हूँ. चलो, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है इसको कौन लागू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसको लागू करता है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लागू करता है. ठीक है, ये जो है कि जो भी जैसे नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ये नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है, या इंदिरा गांधी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम है, इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में आता है. ठीक है, तो अब आप बताओ कि क्या आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम मिलने चाहिए? नहीं, ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है आपका. आपको क्या फंडामेंटल ड्यूटी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो डीपीएसपी में ये चीज़ है कि उसको नेशनल सोशल असिस्टेंस करना है, सोशल जस्टिस देना है, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस देना है. तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, तो ये डीपीएसपी तो है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली. 31 का बी. बात समझ में आई? अब आप पूछोगे कि सर ये कौन से डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल को टारगेट करता है? ये दो आर्टिकल को टारगेट करता है, आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 42. ठीक है, इसमें ये बात की जाती है कि पब्लिक इंप्लॉयमेंट जो है ना वो स्टेट की ड्यूटी है कि पब्लिक इंप्लॉयमेंट दी जाए. स्टेट का ये काम है कि सबको इंप्लॉयमेंट दी जाए. ठीक है, इसीलिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया गया. बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इनकरेजिंग द एफडीआई इनफ्लोज. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मेजर टू कंट्रोल द फिजिकल डेफिसिट. अब फिजिकल डेफिसिट की बात की गई है, तो फिजिकल डेफिसिट में आपको अगर फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना है तो आपको गवर्नेंस के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को छूना है. सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे पहले इंकरेजिंग द एफडीआई इनफ्लोज. क्या एफडीआई इनफ्लो अगर आप करवाते हो तो उससे आपका फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि एफडीआई से किसी भी तरीके से फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ठीक है, एफडीआई आएगा, एफडीआई मान लो अगर कोई जगह से एफडीआई आ रहा है, ठीक है, तो उससे आप फिजिकल डेफिसिट को किस तरीके से कंट्रोल करोगे? एफडीआई एक सेक्टर में आ रहा है, मान लो एक एनर्जी सेक्टर में आ रहा है, तो उससे आप फिजिकल डेफिसिट को किस तरीके से कंसिडर करोगे? नहीं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. अब देखिए, वन स्टेटमेंट गलत होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास क्या ऑप्शन बच जाएगा? या तो बी या तो डी. अब इट्स ऑल बॉइल्स डाउन कि जो ऑप्शन 2 है वो सही है कि नहीं है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अगर आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अगर प्राइवेटाइज कर दोगे तो गवर्नमेंट की खर्चा कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट का जब खर्चा कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल डेफिसिट भी कम हो जाएगा. तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखते हैं, 33 नंबर. आधार मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स. ये इसी साल का सवाल है, इसी साल का सवाल है 2020 का, कि आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स. क्या आपको ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि एक फैक्ट है. फैक्ट में क्या है कि 6 मंथ तक आधार डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता. और ये फैक्ट को आप कहाँ से पकड़ोगे? ये फैक्ट पढ़ोगे आप द हिंदू से. द हिंदू अगर आप डेली पढ़ते रहोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आधार में कितने दिन का आप डाटा स्टोर कर सकते हो, कितना दिन नहीं कर सकते हो. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ है. ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा. ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेट कैन नॉट इंटर इंटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा. जी हाँ, स्टेट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता है. ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इसका आंसर इसका ऑप्शन ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट. देखिए, कहीं पे भी आधार मैंडेटरी नहीं है. IRDAI ने एक नोटिस जारी की थी जिसमें ये लिखा था कि आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप कोई और भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके इंश्योरेंस ले सकते हो. तो ये स्टेटमेंट गलत है.
तो अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और 2 सही हो जाता है तो देखिए कौन कौन से बच जाता है। तो अगर 2 सही है तो या तो ये है या तो ये है, और आपने बोल दिया 3 गलत है, 3 गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ और देख लेते हैं, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जी हाँ, आधार की ज़रूरत होती है। अगर कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपके पैसे आ रहे हैं तो आधार का जो सर्टिफिकेशन है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसका अगला सवाल देखते हैं। एमपी लैट के ऊपर सवाल है। ठीक है, इस साल एमपी लैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल तो आगे अगले साल के लिए भी ये एमपी लैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी लैट्स को अभी कम किया गया है और एमपी लैट्स पे बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे, तो एमपी लैट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सवाल क्या है। एमपी लैट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। जी हाँ, एमपी लैड्स को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये आपको कोई ड्यूरेबल एसेट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि एमपी किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ों का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड्स मस्ट बेनिफिट एससी एसटी। जी हाँ, अगर कोई फंड आ रहा है एमपी का तो उसे एससी एसटी में लगाना अनिवार्य है। और कितना अनिवार्य है, ये अनिवार्य इतना है कि उसको एटलीस्ट 15% जो है वो एससी के लिए लगाना है, 15% एससी के लिए लगाना है और 7.5% एसटी के लिए लगाना है। बात समझ में आई? और अगर मान लो किसी स्टेट में एसटी नहीं है तब क्या किया जाएगा, तो अगर किसी स्टेट में एसटी, किसी डिस्ट्रिक्ट में एसटी नहीं है तो वो पूरे स्टेट में लगाया जाएगा, कि पूरे स्टेट में कहीं पे भी लगा दो। अगर वो पूरे स्टेट में भी कहीं पे भी एसटी नहीं है तो क्या किया जाएगा, तो फिर वो एससी में लगाया जाएगा। ठीक है, और एक और बात, ये नॉन लैप्सेबल फंड है, नॉन लैप्सेबल फंड है। ठीक है, अगर मतलब आपने ये यूज़ नहीं किया तो अगले साल भी आपको ये मिला रहेगा और 5 करोड़ और मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, और इसको इशू कौन करता है, आप इशू करोगे। जब आप आईएएस बन जाओगे ना तो आप इशू करोगे डीएम बन के। डीएम जो होता है ना वो इशू करता है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब अगला देखते हैं। एमपी लैड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड। देखिए अभी तो मैंने बताया कि नॉन लैप्सेबल है तो इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है। आगे देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर द इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर। जी हाँ, ये भी बात सही है कि आप अगर डीएम हो तो एटलीस्ट 10% वर्क को आप जाके इंस्पेक्शन करोगे कि वो ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। बात समझ में आई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजन। अब नालसा का क्वेश्चन है, नालसा जो है वो किस किस लोगों को मिल सकता है। देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल थोड़ी सी डाइसी है, लेकिन जो मेरा आंसर है, मैंने जो आंसर मार्क किया है आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन जब तक यूपीएससी प्री का मेन आंसर की नहीं आता है तब तक आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि नालसा में ना, अब दिल्ली गवर्नमेंट ने ओल्ड एज को नालसा में रखा है लेकिन और कहीं पर नहीं रखा है। अब सब जगह सबके स्टेट्स के जो नालसा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अलग अलग है, इसलिए ये डाइसीनेस आ रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले तो हम लोग ये सवाल पूछते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबल देखिए, सबसे पहले वुमेन एलिजिबल है, चिल्ड्रेन एलिजिबल है, ठीक है, एससी एंड एसटी एलिजिबल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कमैन एलिजिबल है, ठीक है, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स के कोई विक्टिम्स है वो एलिजिबल है, पर्सन्स इन कस्टडी वो एलिजिबल है, ठीक है, या फिर किसी भी पर्सन का इनकम अगर 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है तो वो भी एलिजिबल है, या फिर कोई विक्टिम जो ट्रैफिकिंग की जो विक्टिम्स हैं उसके वो भी एलिजिबल है। तो ये सारे लोग एलिजिबल हैं नालसा से फ्री लीगल एड लेने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं कि पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख। जी हाँ, ये तो एलिजिबल है ही, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद अब ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख। अब बहुत जगह बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है, बहुत जगह बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि वुमेन के कैटेगरी में मतलब अभी जब तक ये आंसर नहीं आता है तब तक मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब बहुत जगह बोला जा रहा है कि ऑल सीनियर सिटीजन्स भी लागू की जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसा लागू है, लेकिन हर जगह ऐसा लागू नहीं है, तो इसलिए मैंने 4th ऑप्शन हटा दिया। और 4th ऑप्शन जैसे ही मैं हटा देता हूँ तो इसका आंसर क्या क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, मतलब ए बच जाता है, क्योंकि 2 और 3 जिसमें 1 नहीं है तो 1 तो ऑब्वियसली है कि 1 तो होगा ही होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट और किसके सब्जेक्ट में है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन, अल्मा आटा डिक्लेरेशन किसके लिए है, हेल्थ फॉर ऑल या हेल्थ केयर फॉर पीपल। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हेग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन किसके लिए है, सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन। अगर कोई भी चाइल्ड अबडक्शन की बात की जाती है ना तो हेग कन्वेंशन की बात होती है, तो ये बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स में नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो मान लो ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो अब आंसर क्या हो जाता है, और आपने बोल दिया 1 सही है, वरना टलोना कन्वेंशन भी आपको ये पता होना चाहिए कि टलोना डायलॉग जो है वो जो
पेरिस डील है, पोस्ट पेरिस डील के बाद जो कन्वेंशन हुए, जो डायलॉग हुआ है, वो इसी के बारे में है, यूएन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में ही है, जिसमें हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इसमें क्लाइमेट चेंज की सुरक्षा, मतलब क्लाइमेट चेंज की तरफ हम लोग काम करेंगे, ठीक है, डायलॉग्स देंगे। उसके बाद अंडर टू कोलिशन, ये किसके लिए? अंडर टू कोलिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए है कि ग्रीन हाउस गैसेस को नेट जीरो लेके आना है, कब तक? 2050 तक, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3, 1 and 3 क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल पर बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए भाई, प्लीज़। एक गुरु की तरह मैं मान रहा हूँ, मैं अगर आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मेंटोर, आपका फ्रेंड, आप कुछ भी मानिए, एक बस मैं एक छोटी सी गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। अच्छा लगेगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन लगेगा। देखिए हम लोग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इतना फिलैंथ्रोपिस्ट एफर्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 2-2.5 लाख रुपए आपके बचा रहे हैं, तो आपको बस एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है सर? आपको लाइक करने में क्या जाता है सर? ठीक है, मतलब 1-2 MB खर्च हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, उतना तो बनता है सर, हम इतना तो मांग सकते हैं ना, इतना आपको नॉलेज दे रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है, जो आप जिसमें आप जाना चाहते हो, वो किसके लिए है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि पब्लिक पॉलिसी जो है ना, उसकी इंप्लीमेंटेशन बढ़िया से हो सके, पब्लिक पॉलिसी की जो इंप्लीमेंटेशन है वो बढ़िया से हो सके, इसी का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है? एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नहीं। क्या ब्यूरोक्रेसी से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। एन एजेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एन एजेंट फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आता है ना? क्या? नहीं, नहीं आता है। एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जी हाँ, यही काम है ब्यूरोक्रेसी का, कि ब्यूरोक्रेसी यही करता है कि पब्लिक पॉलिसीज़ को बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करता है। चलिए यहाँ पे हम लोग अपने पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर्स के पूरे क्वेश्चन फाइनली खत्म हो चुका है। हम लोग 2011 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे को देख लिए हैं। तो आप अगर अभी तक बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए, ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हम आपकी इस जर्नी में आपका सहायता करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर उसमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे भी आप जाके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर ये डाउट्स है, आप इसको क्लियर कर दीजिए, मैं ये क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।